नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज देश की, जिसमें हम आजादी के 75 वर्ष पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव को केंद्र में रखकर बात करेंगे जनजातीय गौरव दिवस की और उन गुमनाम नायकों की जो स्वाधीनता के सच्चे सिपाही रहे हैं। जी हां, सैकड़ों वर्षों की पराधीनता के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जिसके लिए हजारों ने कुर्बानी दी। लेकिन आजादी के नायक कहलाए कुछ गिने चुने चेहरे। स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय समाज के योगदान को पूरी तरह से बिसरा दिया गया। लेकिन आजादी के 70 बरस पूरे होते होते न केवल अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने वाले और शहीद होने वाले जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले बिरसा मुंडा जैसे महान बलिदानी को उनका उचित स्थान दिलवाया जा रहा है, साथ ही देश निर्माण में भागीदारी निभाने वाले जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञों के जरिए और उनसे करवा देता हूं आपका परिचय। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हर्ष चौहान, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर सौरभ मिश्र भी हैं, उपनिदेशक हैं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के। सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव हैं, संपादक हैं समकालीन कला ललित कला अकादमी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जनता जनार्दन बनकर यहां उपस्थित तमाम स्टूडेंट्स का। ताली बजाकर आप लोग अपना और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों का स्वागत कर सकते हैं। 15 नवंबर को अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता की अलग जगाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर हो गई है। इस दिवस की शुरुआत करते हुए उन्होंने बहुत से कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और रांची की जिस जेल में भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के द्वारा कैद किया गया था, उस जेल को बिरसा मुंडा जी की याद में संग्रहालय बनाकर उसका उद्घाटन भी किया गया। इस दौरान क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए सुनते हैं। 15 नवंबर की ये तारीख धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, झारखंड का स्थापना दिवस और देश की आजादी के अमृत महोत्सव का ये कालखंड, ये अवसर हमारी राष्ट्रीय आस्था का अवसर है। भारत की पुरातन आदिवासी संस्कृति के गौरव गान का अवसर है और ये समय इस गौरव को भारत की आत्मा जिस जनजातीय समुदाय से ऊर्जा पाती है, उनके प्रति हमारे कर्तव्यों को एक नई ऊंचाई देने का भी है। इसलिए आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस में मनाएगा। हम अपने विशिष्ट मेहमान से शुरुआत करते हैं, चूंकि मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जनजातीय क्षेत्र के जो नायक रहे हैं, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उनके बारे में हमारे यंगस्टर्स, हमारे स्टूडेंट्स कितना जानते हैं? क्या आप बता सकते हैं कुछ? जो स्वाधीनता संग्राम हुआ उसमें जनजातीय क्षेत्र के जो नायक रहे हैं, उनमें से किसी के बारे में जानकारी है? जो बिरसा मुंडा जी थे, वो झारखंड में उनको एज अ लीजेंड ऑफ झारखंड उनको कहा जाता है, बोला जाता है। वो
उन्होंने जो इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए बहुत से काम किए थे, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको स्लो पॉइजन दे दिया था। धीरे धीरे करके वो जेल में ही वो मर गए थे। और जब तक वो ब्रिटिशर्स के हाथों में नहीं मतलब उनको नहीं पकड़ा गया था, तब ब्रिटिशर्स ने उनके लिए 500 रुपये का इनाम रखा था। उस टाइम में वो 500 रुपये 50,000 से भी ज़्यादा थे। तो उन्हीं के करीबी जो थे, बिरसा मुंडा जी के करीबी जो थे, वही लालच में आ गए थे उन 500 रुपये के, और उन्होंने ही उनका नाम बता दिया था। जब जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है देश भर में, क्या पहचान मिलनी शुरू हो जाएगी, या फिर जो है मेन स्ट्रीम में ये एक बड़ा समाज आ पाएगा, जुड़ पाएगा देश भर से? हाँ, निश्चित रूप से जनजाति गौरव दिवस की घोषणा ही अपने आप में मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में जो जनजाति समाज है, गांव से लेकर शहर में पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है जी। क्योंकि जनजाति समाज के प्रत्येक व्यक्ति को काफ़ी लंबे समय से, मैं इसको एक साइलेंट क्राई कहता हूँ, एक सुप्त कराह थी कि हमें कोई समझता नहीं है। हमारे देश के प्रति जो कंट्रीब्यूशन हुए हैं हमारे पूर्वजों के, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये उनको अभिव्यक्त करने का एक दिन मिला है आज। और 15 नवंबर प्रतिवर्ष ऐसा दिन मिलेगा कि हम सब जनजाति समाज के लोग सेलिब्रेट करके और हमारे समाज ने जो देश के लिए किया है वो बता सकेंगे, हमारे समाज की शक्ति क्या है वो हम बता सकेंगे। इसको लेकर बड़ा उत्साह का वातावरण है, और मैं देख रहा हूँ कि शायद ही इतिहास में ऐसा कभी हुआ होगा, पिछले 30-40 साल से मुझे भी याद नहीं है, कि जिस दिन घोषणा हुई उस दिन पूरे देश ने ये दिन मनाया। पूरे क्षेत्र के जनजाति समाज ने इसको बड़े उत्साह के साथ मनाया। तो बड़ी आशा की, गौरव के साथ में और भविष्य की आशा की दृष्टि से हमारा समाज इसको देख रहा है और स्वागत कर रहा है। और आपका भी स्वागत। बहुत ही कमाल की बात आपने जो है प्रकाश में लाई है। और डॉक्टर सौरभ मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की अगर बात करें तो अनुसंधान के क्षेत्र में हमारे वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कितना काम हुआ है, कितना अनुसंधान हुआ है, क्या कुछ हम लोगों के सामने आप ला पाने में सफल हुए हैं? जी, बहुत ही ये सवाल इस समय इस माहौल में, जो ये माहौल आज बना हुआ जनजाति गौरव के रूप में, बहुत जायज़ है। क्योंकि इस विषय में, जिस विषय की आज हम चर्चा कर रहे हैं, शायद इस विषय की चर्चा आज से हम जब 10 साल पहले जाते थे तो शायद इस विषय की कोई चर्चा करता भी नहीं था इस विषय को लेके। और ये जनजाति समुदाय का जो हम आज स्वतंत्रता संग्राम से सेनानी के रूप में जो हम सम्मान कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे विद्यार्थी, या यूँ कहूँ कि मैंने खुद अपने जब ग्रेजुएशन के दिनों में इस विषय में कुछ भी जानने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था कि इस बारे में कोई जनजाति समुदाय भी कार्य करता है या इस तरह के समुदाय ने कुछ कार्य किया है, लेकिन नाम नहीं लिया जाता था। लेकिन आज इस बहुत गौरव की बात है पूरे देश के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस तरह के विषय को भी सामने लेके आ रहे हैं। और जिस क्रांति की बात हम करते हैं, 1857 क्रांति की बात करते हैं, उस क्रांति के जो हम कहते हैं प्रथम क्रांति थी स्वतंत्रता संग्राम की, लेकिन अगर इस क्रांति के पीछे जाएं, इन लपटों को देखें, तो हम ये देख पाते हैं कि इसकी आग जो थी, जिसकी आग सुलग रही थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के तुरंत बाद 1765 के बाद ही ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और मैं बताते हूँ, मुझे बहुत हर्ष का विषय हो रहा है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने इस पर काफ़ी कार्य किया है, और उसने एक पूरे 150 साल 200 साल के इतिहास को सजोने का कार्य किया है, जिसमें पूरे देश भर के 15,000 करीब कुछ ऐसे स्वतंत्रता संग्रामी जो गुमनाम थे, जो लेसर नोन संग्राम के सेनानी थे, उनका एक कलेक्शन किया है, जिसमें पूरे देश भर के जनजातीय समुदाय के भी करीब 500 से अधिक ऐसे सेनानी हैं जिनके नामों पे हमने चर्चा की है, उनका कलेक्शन किया है। क्या बात है, बड़ी बात है। और देश भर में हर चीज ऐसे 9 संग्रहालय बनाए जा रहे हैं जो कि वनवासी क्षेत्र के जो स्वाधीनता संग्राम में जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों की याद में बनाए जा रहे हैं, जिससे हम लोग दो चार हो सके, हमें पता लग सके कि हमारे जननायक असल में कौन रहे हैं, कैसे रहे हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब ये शुरुआत हुई है, उसकी लेट हुई जी। आज़ादी के 70 वर्षों के बाद इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन फिर भी स्वागत योग्य है और बड़ी आशा की बात है। और मैं सौरभ जी की बात को कंटिन्यू करूंगा
कि जनजाति समाज का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्यों नहीं आया, ये प्रश्न मैं जब पढ़ने लगा तब से था मन में। और वो ध्यान में आता है कि 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसकी समीक्षा हुई थी, उसमें वहाँ के मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि हमारी सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ जंगल क्षेत्र में हुई है ब्रिटिश सैनिकों की, और इसलिए इस क्षेत्र के बारे में हमें अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी। और इसको आधार बनाकर उन्होंने जनजाति समाज को एक क्रिमिनल ट्राइब के रूप में स्थापित किया। और हमें आज तक यही पढ़ाया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि उसी प्रकार से आगे चला ये, और क्रिमिनल बता के, फॉरेस्ट के एनक्रोचर्स बता के, उसके बारे में फॉरेस्ट एक्ट ला के, और इस प्रकार का वातावरण बनाया। और चूंकि हम जो स्कूलों की शिक्षा बनी है उसमें उसी प्रकार का पढ़ाया गया, और दुर्भाग्य से अभी तक वो कंटिन्यू कर रहा है। तो उसके चलते ये हो गया कि जो वाइट मेंस बर्डन वो कहते थे, तो वाइट मेंस बर्डन को कंटिन्यू करते हुए हमारे यहाँ अभी भी ऐसा हो गया, जो मैं देखता हूँ कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग भी इसको बाकी शेष समाज के लिए बर्डन मान के और मुख्य धारा में अभी लाना है ये सोच रहे हैं। जबकि मुझे लगता है कि इसके ठीक विपरीत है। जनजाति समाज की संस्कृति परंपरा ये हमारा मुख्य धारा है, जिसके आधार पर हम लोगों ने विकास किया है। बहुत बढ़िया। तो ये दिन उसको एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा अवसर है। और जैसा ध्यान में आता है कि हमारे को पढ़ाया ही नहीं गया कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। जी, माननीय सांसद और हमारे साथ वर्चुअली जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बात चल रही है यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस की, और जैसा कि यहाँ पर हर्ष जी का कहना है कि ये दिवस तो हमें बहुत पहले मनाना चाहिए, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीम में वनवासी क्षेत्र के या जनजातीय लोगों को लाने की। लेकिन यहाँ पर हर्ष जी ने कहा कि हम कौन होते हैं ये कहने वाले, वो मेन स्ट्रीम में है, हमें उनके साथ जुड़ना होगा। क्या बात आप भी इस बात से सहमत हैं उनकी? गौरव जी, आप सबको मेरा नमस्कार। आज जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मना रहे हैं। मैं 70 साल के बाद जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा भारत देश में मना रहे हैं, तो उसका मैं एक आदिवासी होने के नाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके बदौलत आज जनजाति समाज का एक पूरे देश में एक जो जगह पहले ही मिलना चाहिए था, वो आज जाकर के 70 साल के बाद मिला है। आज बिरसा मुंडा जी वो मतलब भगवान का दर्जा इसीलिए दिया जाता है ताकि जिस टाइम आदिवासियों के लिए कोई आवाज ही नहीं था, आदिवासी अपना हक के लिए नहीं लड़ पाता था, जंगल में अपना जीवन यापन करता था, माल गुजारी लगान देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। उस समय अगर कोई आवाज उठाया है तो भगवान बिरसा मुंडा जनजाति समुदाय के लिए, समाज के लिए उन्होंने लड़ा है। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जनजाति गौरव दिवस के रूप में आज ही 70 साल के बाद क्यों मना रहे हैं, इसको तो सबसे पहले मना लेना चाहिए था। ठीक है, आपने और यहाँ पर विशेषज्ञ और भी नहीं लड़ पाता। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शैलेश जी, हमें ये पढ़ाया गया और हमारे खुद के इतिहासकारों ने ये पढ़ाया कि 250 सालों तक हमें गुलाम बनाकर अंग्रेजों ने रखा। लेकिन सही बात यह है कि पूरे देश पर वो कभी भी कब्जा नहीं कर पाए, वो पूरे देश को कभी गुलाम नहीं बना पाए। और उसकी वजह यह है कि वनवासी क्षेत्र के रहने वाले हमारे जो रणबांकुरे हैं, उन्होंने कभी भी ब्रिटिश सेना को चैन से नहीं रहने दिया। क्या बात सही है? चुनौतियां सबसे अधिक उन जगहों से थी जहां अंग्रेजी फौजें पहुंचने में मुश्किल का सामना करती थी, और वो पहाड़ी क्षेत्र थे, वो जंगली क्षेत्र थे, और जहां सिविलाइज्ड कॉलोनियां थीं वहाँ उनके सैनिक ज़्यादा अत्याचार करके उन लोगों को काबू कर पाते थे, बाकी जगहों पर नहीं कर पाते थे। ये पूरी तरह सही है। लेकिन मैं हर्षित जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि भारत में कभी भी अंग्रेज़ों के आने के पहले जनजातीय समाज को अलग करके नहीं देखा गया, क्योंकि हमारी संस्कृति जिसे जनजातीय समाज कहा जाता है उसी के बीच से उभर कर आई हुई संस्कृति है। भारत की संस्कृति विविध है, विभिन्न है, और हर क्षेत्र के हिसाब से सांस्कृतिक तौर पर मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में हम पाएंगे कि जनजातीय शब्द का प्रयोग ही गलत है।
अगर हम उस संदर्भ में बात करें, जो मूल निवासी का भी प्रश्न उठता है, वो भी एक खास तरह की सेंसेशन की बात हो जाती है। हमारा समाज जहाँ है वहाँ वहाँ मजबूत है और सब लोग एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करते हैं। तो राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रीय धारा हमारी सांस्कृतिक बहुलता में है और जिसे हम जनजातीय समाज कहते हैं, वो हमारी मूलभूत शक्ति है, मूल शक्ति है। और हम राणा प्रताप के साथ जब राणा पुंजा की बात करते हैं, जब महारानी लक्ष्मीबाई के साथ झलकारी देवी की बात करते हैं, जब हम भगवान बिरसा मुंडा के पीछे हजारों क्रांतिकारियों की बात करते हैं। एक हमारे मित्र हैं अजय मलकानी, उन्होंने उलगुलान नाम से एक नाटक बनाया, तो उन्होंने पाया कि ये विद्रोह जो हमको भगवान बिरसा के मुंडा के रूप में दिखाई देता है, वो सतत चलने वाला विद्रोह था और उसमें हजारों नायक शहीद हुए, उनके नाम हमारे सामने नहीं हैं। तो ये पूरी सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसको खारिज करने की कोशिश की गई है। और अभी भी हम जिन शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जिस इतिहास का प्रयोग करते हैं, जिस समाज दर्शन का प्रयोग करते हैं, वो अभी भी अंग्रेज़ों का दिया हुआ ही है। हमें उन शब्दावलियों पर विचार करना पड़ेगा, हमें उस सोच पर विचार करना पड़ेगा जिस तरह हम सोच रहे हैं। दरअसल हम अलग करके देखते हैं कि ये आदिवासी है, ये जनजाति है, ये जाति है। जातियां समाज की शक्ति हैं और मूलतः वो राष्ट्रवादी हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। सौरभ जी, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर शैलेश जी के द्वारा, कि ये पहले कभी हमारे समाज को घटकों में नहीं देखा गया बल्कि एक राष्ट्र के रूप में देखा गया। फिर वो कौन सा समय है और किन वजहों से वनवासी क्षेत्र के लोगों को अलग करके देखा जाने लगा? क्या इसके पीछे कोई रणनीति थी, कोई सोच थी, कोई साजिश थी? सच बात तो सही है कि अलग करके देखा गया, लेकिन हम बात जब पुरातन समय से करते हैं अपने जनजातीय समुदाय और वनवासी समुदाय की, तो हम देखते हैं कि जो अरण्यों में जब बात करते हैं, हम जब वेदों की बात करते हैं, जब रामायण महाभारत की बात करते हैं, तो उन सारे जब हम उस विषय में देखते हैं उस समय की बात में, तो कहीं ना कहीं वनवासी समुदाय का सहयोग हमें लगातार दिखता है। उस समय सभी समाज एक तरह का है। वहाँ पे जो हमारे वेद लिखे जा रहे हैं, हमारी जो ऋचाएँ लिखी जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं वनवासी समुदाय उसमें सहभागी है उन चीज़ों में। जब हम देखते हैं कि जब ऋषि मुनि उस समय अपने संगोष्ठियाँ किया करते थे, तो उनके सहयोग में सब सामने जो समाज आता था वो कौन था? वो जनजाति वनवासी समाज हुआ करता था। सने सने वो चीज़ें आगे बढ़ी और भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम में हम देखते हैं कि जो वनवासी समुदाय, उसकी बहुत बड़ी महती भूमिका रही है उनकी। जब कंपनी राज का शासन होता है, उपनिवेश की स्थापना उसकी होती है और हमारे पूरे देश में किसान और वनवासी समुदाय को जब प्रताड़ित किया जाता है, उनके संसाधनों पे अधिकार हो जाता है कंपनी राज का। एक जॉर्ज होके एक अंग्रेज शासक हुआ है, वो कहता है कि हमारी जो नीति है वो स्पंज की तरह है कि भारत के गंगा के तटों से पानी सोख के और टेम्स नदी के तटों पे जाके उसको निचोड़ दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार बयान किस तरह से उस समय समाज को बांटने और समाज के किस प्रकार शोषण करने का इस प्रकार का ये बयान रहा है। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि ये जो समाज में जो बदलाव किया गया, जो ये बांटने का प्रवृत्ति है, वो अंग्रेजी शासन से देखने को मिलती है। अंग्रेज ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जब तक हम वनवासी समुदायों को इनको अपने गिरफ्त में, अपने अधिकारों में नहीं रखेंगे, तब तक हम भारत के संस्कृति सभ्यता पे अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग करने की बात कही और उसी आधार पर उन्होंने वनवासी समुदाय को भी अलग अलग जातियों समुदाय में बांटने का प्रयास किया। लेकिन ये अब चलिए हम इतिहास से सीखते हैं और इतिहास से सीखकर हम जनजातीय गौरव दिवस मनाने पर आ गए हैं और पहचान दिला रहे हैं समाज को, जिसने इस देश को एक रखा, इस देश की स्वाधीनता की खातिर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन केवल स्वाधीनता संग्राम की बात नहीं है, समाज के हर क्षेत्र में, देश के हर क्षेत्र में भागीदारी निभाई है, चाहे अर्थव्यवस्था ही क्यों ना हो, लेकिन उस हिसाब से उनको फिर भी पहचान नहीं मिली है या फिर पहचान के मोहताज बने रहे हैं। क्या है बात सही? ये बिल्कुल ठीक है। शैलेश जी ने और सौरभ जी ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है और वास्तव में हमें समझना होगा कि ये हुआ क्यों। क्योंकि हम तो पौराणिक काल से देख रहे हैं कि जनजाति समुदाय और शेष नगरीय और ग्रामीण समुदाय ये सब साथ ही चले हैं और जनजाति समुदाय को तो विशेष रूप से सम्मान के रूप में देखा जाता था, क्योंकि उसे वो अपनी सीमा के रक्षक मानते थे। चाणक्य ने भी अपने एक वक्तव्य में कहा है। ऐसे में यहाँ तक कि मुगलों का भी ये साहस नहीं हुआ कि वो उनके साथ उनका आधिपत्य जमा सके, पर अंग्रेज़ों ने बड़े चतुराई से किया। और अंग्रेज़ों ने, जैसा मैंने बताया, 1857 से शुरुआत की थी और उससे ये किया है कि किस तरह से पूरे समाज को ये बताया जाए कि वो हमसे अलग हैं और उनसे ये कहा जाए कि वो
शेष समाज से अलग है। और इसके चलते उन्होंने नई नई कहानियाँ गढ़ी है, जो आपने शब्द प्रयोग किया कि आदिवासी शब्द निकाल के लाए, मूल निवासी शब्द निकाल कर लाए। और ये प्रयास उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दिया था। 2 सेंसस अधिकारियों की रिपोर्ट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो ब्रिटिश थे, कि जब उनको कहा गया था कि इनको अलग अलग लिखा जाए, तो उन्होंने कहा कि इनको अलग लिखना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इनका पूरा रहन सहन जो शेष हिंदू समाज जिसको हम कह रहे हैं उससे मिलता जुलता है, इनकी पूजा पद्धतियाँ सब मिलती जुलती। तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त की थी, पर षड्यंत्रपूर्वक उन्होंने उसको अलग किया। दूसरा ये हुआ कि उन्होंने ये बात हमारे आज तक के पढ़े लिखे समाज को ये ध्यान दिला दी, जैसे आपने शब्द प्रयोग किया मुख्य धारा। कई बार हम जनजाति होने के नाते सामान्य जनजाति के व्यक्ति को बड़ा क्रोध आता है। एक तो मुख्य धारा शब्द पर आता है, एक ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ये जातियाँ पाई जाती है। और जनजातियों में अगर आप देखेंगे अध्ययन की किताबों में आज भी वैसा लिखा हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश ने वो एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज शुरू की, अभी तक चल रही है। इस प्रजाति के लोग यहाँ रहते थे, ये आज भी लिखा जाता है और बोला जाता है। और ये सब उस अंग्रेजी शिक्षा और उस डिज़ाइन का परिणाम है जिसके तहत ऐसा बोला जा रहा है आज भी। और आदिवासी शब्द को लेकर भी जो आपने उल्लेख किया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि और संविधान आपने जिस बात पर प्रकाश डाला है और आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों तक पहुंच रहा होगा, यहाँ पर यंगस्टर्स बैठे हुए हैं उन तक पहुंच रहा होगा, और हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जो एक हमें परंपरा दी गई है, गलत परंपरा दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे अपने जो हैं वनवासी क्षेत्र के हमारे निवासी, हमारे भारतीय जो हैं छिटकते जा रहे हैं, ऐसा ना होने दें। वो हमारे मध्य के हैं, मेन स्ट्रीम वो हैं, और हम उनके साथ कदम ताल करके अगर चलेंगे तो देश को आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी और धार्मिक तौर पर भी और जो है सबल बना पाएंगे, मजबूत बना पाएंगे। गोमती जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। गोमती जी, यहाँ पर बात चल रही है कि कहीं ना कहीं देश को तोड़ने के लिए या फिर देश पर आधिपत्य जमाने के लिए अंग्रेज़ों ने हमारे वनवासी क्षेत्र के हमारे भाई बहनों को हमसे अलग करने का प्रयास किया, लेकिन आज़ाद भारत में भी लगातार 7 दशक तक ये प्रयास बना रहा, और आज जाकर उस प्रयास को कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश की जा रही है और एक नवीनता लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये नवीनता लाने का जो प्रयास है, आपको लगता है कि सार्थक होगा, और सार्थक होगा तो किन वजहों से होगा? आज इस काम को तो आदिवासी गौरव दिवस को तो पहले ही मना लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी जी के को श्रेय जाता है, क्या कि उन्होंने आदिवासी जनजाति को प्राथमिकता से उन्होंने मतलब आदिवासी गौरव दिवस में के रूप में पूरा देश को मनाने का एक मतलब योजना बनाए। ये आदिवासियों के लिए, एक आदिवासी सांसद होने के नाते मैं बिल्कुल बधाई देती हूँ, और पूरा देशवासियों को मतलब एक आदिवासी सांसद होने के नाते इसको तो हम सबको बड़ा अच्छा लग रहा है, सभी आदिवासियों को, काहे कि आदिवासी को जो जगह मिलना चाहिए देश में, यो आज तक नहीं मिला था, जो आज जाकर के आदिवासियों को ये जगह जो मिला है, ये लेकिन गोमती जी, मतलब गोमती जी, मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि ये जनजातीय गौरव दिवस केवल हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों तक सीमित ना हो जाए, शहर में रहने वाली बड़ी जो जनसंख्या है भारतीयों की, उसको भी इन कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए। ये पूरे भारत का कार्यक्रम है, ये पूरे भारत का गौरव जगाने वाला कार्यक्रम है, तो कोई भी इससे अछूता ना रह जाए, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है या क्या कुछ किया जाना चाहिए? बिल्कुल, इसको खाली आदिवासियों को मनाना नहीं चाहिए, पूरे भारतवर्ष के लोगों को मनाना चाहिए। काहे कि जब भी भारतवर्ष में चाहे मतलब अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई हो, चाहे महाभारत काल में हो, चाहे मतलब द्वापर युग के रामायण काल में हो, हमेशा आदिवासियों का लड़ाई के भूमि में एक अलग भूमिका रहा है। तो मैं तो चाहूंगी कि इसको पूरे भारत देश में सभी लोगों को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाना चाहिए। आज बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन में हम लोग आदिवासी गौरव दिवस के रूप में जो आज स्थापित पूरे देश में हुआ है, तो जो भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो किए हैं आदिवासी और पूरे समाज के लिए, वो आज हम लोग इतिहास को देख सकते हैं कि उन्होंने भारत देश के लोगों के लिए क्या किए। आज लगान को लेकर के लड़े हैं, आज आजाद पाने के लिए लड़े हैं,
आदिवासियों के हक के लिए लड़े हैं, जनजाति समुदाय के लिए लड़े हैं, पूरे समाज के लिए जो लड़ाई लड़े हैं वो आज भी एक्चुअली में जो जनजाति समुदाय के लिए या फिर आज जो जनजाति गौरव दिवस के रूप में आज मोदी जी मनाए हैं, तो पूरे भारत देश के लोगों को मनाना चाहिए और इसमें सभी समाज के लोगों को उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और यहाँ पर भागीदारी की बात चल रही थी और हम कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपका सवाल भी था कि आर्थिक क्षेत्र में भी वनवासी क्षेत्र के लोगों ने लगातार भागीदारी निभाई है और कोरोना काल में तो कहीं ना कहीं अगर उनकी भागीदारी नहीं होती तो हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट सकती थी। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल सर आपसे ये है कि हम सिर्फ जनजाति की ही क्यों बात कर रहे हैं? जब हम देश की एकता और अखंडता और आर्थिक विकास की हम बात करते हैं तो आज देखिए कि जो है महिलाओं का सिर्फ 24% योगदान जो है भारतीय जीडीपी में है। तो आप किस तरह की योजनाओं को लेकर आ रहे हैं कि जनजातीय महिलाओं का भी योगदान जो है देश की इकोनॉमी में हो? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि केवल जनजातियों के लिए तो इसलिए क्योंकि ऐसा स्पष्ट दिखता है कि जनजाति समाज सबसे ज़्यादा उपेक्षित समुदाय रहा वर्षों तक, और देश आज़ाद होने के बाद में हमारे संविधान निर्माताओं के तो ध्यान में था और इसीलिए विशिष्ट प्रावधान किए गए। पर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज थी उनमें जनजाति के बारे में, उसको मैं इमेज और रियलिटी की गैप बोलता हूँ, वो इतनी ज़्यादा थी कि वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। यहाँ तक कि ये जो आवाज़ थी, हमारे 10 प्रधानमंत्री गुजर जाने के बाद उसके बाद पहली बार जनजाति मंत्रालय बना, 11वें प्रधानमंत्री अटल जी, क्योंकि उस समय SC ST करके एक बनता था और SC और ST की समस्याओं में अलग अलग है, उनकी भी समस्या है पर प्रकार अलग था, तो जनजाति की आवाज़ नहीं गई। दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये हो गया 2003 में हम लोगों का कमीशन अलग हुआ, तब उस वॉइस को थोड़ी सी स्पेस मिली, क्योंकि जनजाति समाज मूलतः स्वयं अपने आप में उनके लोकुर कमेटी की रिपोर्ट में है कि वो शायरनेस है, उसमें वो डिमांड भी नहीं करता है। तो ऐसे में ये हुआ और पिछले अभी अगर हम देखें कि 14 के बाद से लेकर हम देखें तो पहली बार ऐसा जनजाति समाज को लगता है कि हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन, हमारे विकास के दृष्टि से सरकार कुछ कदम उठा रही है। जी, और ये पूरा कार्यक्रम जो है सतत जो है लगातार चलने वाला है और हम क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, मैं चाह रहा हूं कि हमारे वनवासी क्षेत्र की जो कला है, हमारी जो समृद्ध परंपरा है साहित्य की, कला की, संस्कृति की, उसमें काफ़ी बड़ी भागीदारी जो है वनवासी क्षेत्र के लोगों की है। क्या स्थिति है और कितनी पहचान मिल पाई है और पहचान और प्रबल हो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? कला और संस्कृति मूलतः जिस रूट से हमारे पास आ रही है वो जनजातीय समाज ही है। प्रकृति उसका मूल तत्व है, सहजता उसका विशिष्ट गौरव है, और इस तरह बसोहली की कला हो या वर्ली की कला हो, हम देखेंगे कि इन कलाओं ने दुनिया भर में अपना बहुत ज़बरदस्त असर डाला है। और मिथिला की कला भी मूलतः आदिवासी कला है जो आज हम सारी दुनिया में प्रचारित देख रहे हैं। तो कलाओं के क्षेत्र में, खासकर पेंटिंग, नाटकों के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से आने वाले विशिष्टताओं पर आधारित हैं। हबीब तनवीर का इस संदर्भ में नाम लिया जाता है कि उन्होंने किस तरह चरणदास चोर को ग्रामीण और जनजातीय संस्कृति से जोड़कर आगे बढ़ाया। उन्होंने आगरा बाजार की भी इसी तरह की नींव डाली। और हमारे देश के बहुत सारे लेखक और बहुत सारे कलाकार उन क्षेत्रों से अपने लिए शक्ति लेते हैं जिन्हें आदिवासी कहकर हम अलग करने की कोशिश करते हैं। जी हैं, और पूरे देश को शक्ति मिलती है वनवासी आदिवासी क्षेत्र से और इसीलिए ये देश महान बन पाया है। विशिष्ट मेहमान के तौर पर हर्ष जी आप कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी आपने अपना इनपुट दिया, शैलेश जी आप शामिल हुए। वर्चुअली हमारे साथ जुड़ने के लिए गोमती साई जी, लोकसभा की माननीय सांसद छत्तीसगढ़ से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।